हाँ बच्चों, उदाहरण 4 देखिए। तीन बिंदु P H, K, Q X1, Y1 और R X2, Y2 एक रेखा पर है। एक रेखा पर है। दिखाइए क्या दिखाना है? H माइनस X1 गुणा में Y2 माइनस Y1 बराबर है किसके? K माइनस Y1 इंटू में X2 माइनस X1 के। ये अपने को उदाहरण 4 दे रखा है बेटा। तो अभी अपन ने तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त देखी है। तो क्या दे रखा है? ये P, Q और R एक ही रेखा पर हैं। तो प्रश्नानुसार तीन बिंदु P H, K, Q X1, Y1 और R X2, Y2 एक रेखा पर हैं। अर्थात क्या है? तीनों बिंदु संरेख है बेटा। अर्थात संरेख है। अगर ये तीनों बिंदु P, Q, R संरेख है तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQ की ढाल किसके बराबर आएगी बेटा? यह आएगी QR की ढाल के बराबर। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल कैसे ज्ञात करते हैं? M बराबर Y2 माइनस Y1 अपॉन में X2 माइनस X1। तो P और Q को मिलाने वाले जो रेखा है उसकी ढाल क्या हो जाएगी? Y1 माइनस K बराबर में बट्टे में क्या हो जाएगा? X1 माइनस H। Y2 माइनस Y1 अपॉन में X2 माइनस X1 हो गया एक तरह से, बराबर में QR की ढाल। तो इन दोनों के लिए ये X1 Y1 ये X2 Y2, तो क्या हो जाएगी? Y2 माइनस Y1 बट्टे में X2 माइनस X1। अब वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा से तो क्या पता चल जाएगा अपना? वज्र गुणा से Y1 माइनस K इंटू में X2 माइनस X1 किसके बराबर आ गया? X1 माइनस H गुणा में Y2 माइनस Y1 के। और यही सिद्ध करना है। Y2 अब आगे पीछे लिख दिया अपन ने की बात। देखो H माइनस X1 यहाँ पे, अच्छा, और ये K माइनस Y1 है तो अपने को माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ, जो सिद्ध करना उसके लिए। यहाँ मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। माइनस कॉमन लूँगा तो Y1 माइनस K क्या बन गया? K माइनस Y1 और गुणा में क्या है? X2 माइनस X1। ये तो X2 माइनस X1 ही चाहिए अपने को। फिर यहाँ पे X1 माइनस H को इन्होंने सिद्ध जो कर रखा है उसमें H माइनस X1 बना रखा है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो X1 माइनस H क्या बन जाएगा? H माइनस X1 और इंटू में क्या है? Y2 माइनस Y1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ। तो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? ये बन गया H माइनस X1 गुणा में Y2 माइनस Y1 किसके बराबर आ गया? K माइनस Y1 इंटू में X2 माइनस X1 के। ये सिद्ध हो गया। ये उदाहरण 4 कंप्लीट।
10.1 से पहले आखिरी उदाहरण देखो बेटा, उदाहरण 5। क्या है? आकृति 10.9 में आकृति 10.9 में एक रैखिक गति का समय, एक रैखिक गति का समय और दूरी का लेखाचित्र दिया है, और दूरी का लेखाचित्र दिया है। ये बाद में बनाएंगे, आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वो बाद में लिखूंगा क्या दिया हुआ। पहले ये डायग्राम बना लेते हैं ताकि इधर वाली डायग्राम के लिए जगह फिक्स हो जाए, और फिर बाद में अपन नीचे जब सॉल्यूशन करें तो उसके लिए भी अपने पास सफिशिएंट जगह बच जाए। तो ये है कैपिटल X O Y। इधर इन्होंने बोल रखा है ये है समय, यहाँ कैपिटल T, और इधर है दूरी डिस्टेंस कैपिटल D। तो ये समय और ये इधर दूरी। फिर इन्होंने एक सरल रेखा बना रखी बेटा इस प्रकार से, जिसमें यहाँ तो बिंदु दे रखा अपने को 0,2, ये दे रखा है 3,8, और ये दे रखा अपने को कैपिटल T, कैपिटल D। इनका नामकरण नहीं दिया हुआ है तो मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ। ये बिंदु क्या है? PQR हैं। बाद में जब अपन हल करेंगे तो आसानी हो जाएगी लिखने पे। अब आगे का जो प्रश्न है वो लिख लेते हैं। समय और दूरी की दो स्थितियां, समय और दूरी की दो स्थितियां जब t बराबर 0, d बराबर 2 और जब t बराबर 3, d बराबर 8 अंकित की गई है, अंकित की गई है। ढाल की संकल्पना का प्रयोग करके, ढाल की संकल्पना का प्रयोग करके गति का नियम ज्ञात कीजिए। का प्रयोग करके गति का नियम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अर्थात दूरी समय पर किस प्रकार आश्रित है, अर्थात दूरी समय पर किस प्रकार आश्रित है। चलो बच्चों करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इधर तो x अक्ष के अनुदिश तो ले रहे हैं अपन समय, और y अक्ष के अनुदिश ले रहे हैं दूरी। जब t बराबर 0 है शुरुआत में समय पे, उस समय दूरी कितनी है? 2 इकाई है, और t बराबर 3 पे d 8 है।
तो अब इस सरल रेखा पे कोई चर बिंदु t, d विद्यमान हो, जैसे अपन बात करते हैं x और y के लिए, तो कोई भी चर रेखा उस पे एक बिंदु x, y तो हमेशा विद्यमान होता ही है। यहाँ x और y की जगह क्या दे दिया, t और d, तो t, d हमेशा विद्यमान होगा। तो ये मैं लिख देता हूं, दी गई सरल रेखा पर माना कोई चर बिंदु r, t, d है। प्रश्नानुसार सरल रेखा बिंदुओं P 0,2 तथा Q 3,8 से गुजरती है। दिस इंप्लाइज बिंदु P, Q तथा R संरेख हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों बिंदु एक ही समान रेखा पे स्थित है तो क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। संरेख होने की शर्त अभी बताई थी। तो अगर तीनों बिंदु संरेख है, इसका मतलब क्या है, PQ की ढाल बराबर हो जाएगी किसके, QR की ढाल के। तो PQ की ढाल कैसे निकालोगे आप, PQ ये रहा था y2 माइनस y1 8 माइनस 2 बट्टे में x2 माइनस x1 3 माइनस का 0 बराबर में QR की ढाल, तो इन दोनों से गुजरने वाली रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा d माइनस 8 बट्टे में t माइनस 3। तो 8 में से 2 गया तो 6 बट्टे 3 बराबर क्या हो गया, d माइनस 8 बट्टे में t माइनस 3। 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बराबर हो गया d माइनस 8 बट्टे में t माइनस 3। वज्र गुणा कर दो बेटा, वज्र गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 2t माइनस में क्या है 3 दूनी 6 बराबर में d माइनस 8। अब क्या बोल रखा है, दूरी समय पर किस प्रकार आश्रित है, मतलब d बराबर लेके आना है t के पदों में, तो माइनस 8 को इधर भेजेंगे तो d बराबर कितना हो गया, ये 2t माइनस का 6 तो है ही, और माइनस 8 इधर आए क्या बन जाएगा, प्लस का 8। तो दिस इंप्लाइज d क्या हो गई, 2t 8 में से 6 गए तो 2, तो दिस इंप्लाइज d बराबर क्या जाएगा, 2 गुणा में t प्लस 1। ये d और t में क्या हो जाएगा, अभिष्ट संबंध हो जाएगा। तो d t पे किस प्रकार निर्भर है, t में 1 जोड़ने पे उसका दुगुना क्या मिल रहा है d। जैसे t बराबर 0 रखा तो 0 प्लस 1 को 2 से गुणा किया 2 आ गया। जैसे t बराबर मैंने 3 रखा तो 3 प्लस 1 4, 4 का दुगुना 8 आ गया। ऐसे जैसे t की मान कुछ भी रखो आप, तो d t पे इस प्रकार से निर्भर है। यही अपने को पूछा था इसमें कि बताओ d क्या है, t पे किस प्रकार से निर्भर है। तो ये उदाहरण 5 कंप्लीट हो गया है। अब बारी है प्रश्नावली 10.1।
प्रश्नावली 10.1 पहला प्रश्न देखिए बेटा आप, प्रश्न संख्या 1, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। कार्तीय तल में, कार्तीय तल क्या बताया था मैंने आपको, एक्स वाई तल को ही कार्तीय तल बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्स और वाई एक्स लेते हैं। कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4,5 कोमा में 0,7 कोमा में 5, -5 और -4, -2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले तो क्या करना है, कार्तीय तल में अपने को एक चतुर्भुज खींचना है जिसके शीर्ष सीधे रखे हैं। तो पहले तो अपन मान लेते हैं कि ये शीर्ष क्या है, ABCD है। माना दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष A -4,5, B 0,7, C 5, -5 तथा D -4, -2 है। अब क्या करें, कार्तीय तल में प्रदर्शित करते हैं। X O X डैश, Y O Y डैश। आप चाहो तो वैसे 1 2 3 4 5 दर्शाना बनाना चाहो बना लो, नहीं है तो डायरेक्ट भी लिख दो। देखो वैसे देख लो, x में अधिकतम कहाँ तक जाना पड़ेगा अपने को, -4, इसमें +5 और -4, तो माइनस में तो जाना है -4 तक और प्लस में 5 तक जाना है। तो मैं लिख देता हूँ ये 1 2 3 4 और 5। इधर जाना है -1 -2 -3 और -4 तक। अब y के लिए देखो, y में प्लस में तो 7 तक जाना है और माइनस में -5 तक जाना है। तो 1 2 3 4 ऊपर बनाना पड़ेगा बेटा, 5 6 और ये 7 तक, और माइनस में कहाँ तक जाना है, -5 तक। -1 -2 -3 -4 -5। ए क्या, x बराबर -4 y बराबर 5, x बराबर -4 y बराबर 5, यहाँ आएगा a -4,5। b है x बराबर 0 और y बराबर 7। ये मैं दिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिए गए। तो ये b हो गया 0,7। सी है x बराबर 5 और y बराबर -5, तो x बराबर 5 और y बराबर -5, यहाँ पे आएगा सी 5, -5।
और डी है x बराबर -4 और y बराबर -2। x बराबर -4, y बराबर -2, ये बन जाएगा डी, -4, -2। तो इनको मिला देते हैं, चतुर्भुज बन जाएगा। ये हो गया, सी को डी से मिला दो बेटा और बी को डी से मिला दो। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अपना चतुर्भुज ABCD बन जाएगा। इसको खींचने के लिए बोला था। अब आगे क्या बोला हुआ है, ये आप बना लेना ग्राफ से, स्केल से ज़्यादा सही बनेगा एग्जैक्टली। अब ये बोर्ड पे जगह भी कम थी तो ये स्केल एग्जैक्ट आई नहीं है। इस प्रकार से कुछ बनेगा, वो आप अपने हिसाब से बना लेना। अब इसके बाद में क्या बोल रखा है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तो कोई अपने पास सूत्र है ही नहीं, लेकिन त्रिभुज का जरूर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए को सी से मिला रहा हूं। ऐसा करते ही क्या हो गया, अब ये यहाँ पे क्या है, डॉटेड लाइन से डैश डैश से मिलाया है। इसका मतलब वास्तव में इसकी जरूरत नहीं थी अपने को, तो जरूरत तो क्या, बाउंड्री तो यही है। अब क्या कर रहे हैं, अभी त्रिभुज में व्यक्त करने के लिए बनाया, इसलिए यहाँ पे खंडित रेखा से दर्शा दिया इसको। अब देखो ये क्या होते हैं, खंडित रेखा किस में करते हैं, जिसमें रचना में अपने को जरूरत होती है अलग से। तो अब एक त्रिभुज तो बन गया ACD, दूसरा बन गया ABC। तो क्या करेंगे अपन, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर ACD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या बताया आपको, 1/2 मापांक में, यहाँ पे मापांक में आता है ये। अब मापांक नहीं लगाओगे तो फिर क्या करेंगे, अगर ऋणात्मक में आ गया तो लास्ट में क्या करोगे, धनात्मक मान लेते हैं, निरपेक्ष मान ले लेते हैं। और ये कोष्टक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 गुणा में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 गुणा में y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा में y1 माइनस y2, कोष्टक बंद। मापांक यहाँ पे लगा दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब क्या करो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ले लेते पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2। त्रिभुज ABC के लिए ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो 1/2 x1 कितना है, -4, फिर y2 माइनस y3, y2 कितना बेटा 7, फिर माइनस y3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, फिर प्लस में x2 कितना बेटा 0, इंटू में y3 माइनस y1, तो -5 और माइनस का 5, फिर प्लस में x3 कितना है 5, गुणा में y1 माइनस y2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 7। तो ये बन गया बेटा 1/2, 7 और 5 12 को -4 से गुणा करेंगे तो -48, ये 0 हो ही गया। 5 में से 7 गए तो -2, -2 को 5 से गुणा करोगे तो -10, तो क्या आ गया -48 और -10, -58/2 बराबर में -29। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः इसका निरपेक्ष मान लेने पर, अतः इसका निरपेक्ष मान लेने पर, निरपेक्ष मान जो मापांक फलन होता है उसी का दूसरा नाम होता है बेटा निरपेक्ष मान फलन। तो निरपेक्ष मान फलन लेंगे तो मतलब मोड लग जाएगा। तो मोड लगने का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे जो माइनस का 29 है वो क्या बन जाएगा, प्लस का 29 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो दिस इंप्लाइज त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, प्लस का 29 वर्ग इकाई। अब बारी है त्रिभुज
ACD के से, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था 1/2 फिर यहाँ पे मापांक लगाते हैं। मापांक किस वजह से कि अंदर कई बार ये संख्या ऋणात्मक बन जाती है, इसीलिए नहीं लगाया तो अपन ने ऐसे लिख दिया। तथा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। ACD में लिया तो पहले A वाले को x1 y1 मान लेते हैं, C को x2 y2 और D को x3 y3। तो क्या आएगा x1 माइनस का 4 इंटू में क्या आएगा y2 माइनस y3, तो माइनस का 5 और प्लस का 2, फिर प्लस x2 है 5, फिर गुणा में क्या आएगा y3 माइनस y1, तो माइनस का 2 और माइनस का 5, फिर प्लस में x3 बटा माइनस का 4, गुणा में क्या आएगा y1 माइनस y2, तो 5 प्लस 5, तो 1/2, माइनस के 5 प्लस के 2 तो माइनस के 3, -3 को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 12, -2 और -5 हो गए -7, -7 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 35, 5 और 5 10, 10 को -4 से गुणा करोगे तो माइनस का 40, प्लस के 12 और माइनस के 35 तो माइनस के 23 हो गए बेटा। तो माइनस के 40 और माइनस के 23 कितने हो जाएंगे माइनस के 63, तो माइनस में 63/2 आएगा। तो अभी ये जो लाइन लिखी थी इसी से अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल मापांक में माइनस का 63/2 मतलब प्लस का 63/2 वर्ग इकाई। कैसे पता चला, यहाँ से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसका क्या करेंगे अपन निरपेक्ष मान ले लेंगे। तब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल कितना आया है 29 वर्ग इकाई और ये कितना है 63/2, तो 29 दूनी 58 प्लस 63/2, 60 50 हो गए 110, 18 और 3 21, तो 121/2 वर्ग इकाई ये हो गया। तो अपना पहला काम तो क्या था, ये जो दे रखा है इसको कार्तीय तल में क्या कर लिया चतुर्भुज खींच दिया। उसके बाद में दूसरा काम क्या है, इसको दो त्रिभुजों में विभाजित करके अपन ने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और ये क्षेत्रफल कितना आया है 121/2 वर्ग इकाई। इसमें ध्यान क्या रखना है, कई किताबों में डायरेक्ट यहाँ पे मापांक लगा देते हैं बेटा सूत्र में, तो इससे क्या है मापांक लगा रहेगा हर जगह तो ऋणात्मक बनेगा ही नहीं, फिर ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लेना आपको जैसा उचित लगे। अब देखो बेटा, इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। डायरेक्ट क्या मतलब, वो इस चतुर्भुज के लिए नहीं, कोई भी बहुभुज हो सबके लिए, अगर चार की या तो चार भुजाएं दे रखी हैं, इसमें क्या किया अपन ने एक विकर्ण खींच के दो त्रिभुज बना लिए। अगर फिर 5 भुजाओं का पंच बहुभुज दे दिया तो क्या करोगे, फिर 6 भुजाओं का दे दिया, 7 भुजाओं का दे दिया, तो वहां दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए आपको मैं एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुभुज का क्षेत्रफल डैश डैश ऐसे चल रहा है आगे तक, मतलब तो यहाँ पे जैसे ये A है, B है, C है, D है। चलो एक काम करते हैं अपन 5 भुजाओं का ले लेते हैं, A B C D और ये E हो गया। यहाँ इसके शीर्ष दे दिए अपने को x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और x5 y5। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा
1/2 फिर ये मापांक में ऐसे लिखो, पहला शीर्ष x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, फिर x4 y4, फिर x5 y5, कहाँ तक जितने शीर्ष दे रखे हो सारे लिखो। और फिर जब खत्म हो जाएगी, हाँ अब जैसे 5 ही शीर्ष हैं इसमें तो 5 तो लिख दिए, तो सबसे लास्ट में क्या करो, एक बार पहले वाले को वापस रिपीट कर दो, x1 y1, और ये मापांक लगा दिया। अब इसको आगे हल कैसे करोगे, इन दोनों का गुणनफल माइनस में इन दोनों का गुणनफल, फिर इन दोनों का गुणनफल माइनस में इन दोनों का गुणनफल, फिर इन दोनों का गुणनफल माइनस में इन दोनों का गुणनफल, फिर इन दोनों का गुणनफल, फिर माइनस में इन दोनों का गुणनफल, फिर इन दोनों का गुणनफल माइनस में इन दोनों का गुणनफल। तो अब ये जो मान आएगा वो इस बहुभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। देखो कैसे, अब इस सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपन। तो अपने को जो चतुर्भुज दे रखा है उसके शीर्ष ये दे रखे हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसको चलो मैं विस्तारित रूप में लिख देता हूँ पहले, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बन क्या गया, ये बन गया 1/2, फिर मापांक में ये बनेगा x1 y2 माइनस में y1 x2, इन दोनों का गुणनफल माइनस में इन दोनों का गुणनफल, फिर प्लस इन दोनों का गुणनफल क्या बन गया, x2 y3 माइनस में y2 x3, फिर प्लस में यहाँ काम हो गया, फिर x3 y4 माइनस में y3 x4, फिर प्लस में x4 y5 माइनस में y4 x5, फिर प्लस में x5 y1 माइनस में y5 x1, ये बन गया। देखो अब इसका निकालते हैं इसी सूत्र की सहायता से। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और ये मापांक में, पहले पहला शीर्ष लिखो -4 5, फिर 0 7, फिर 5 -5, फिर -4 -2, पहले वाला एक बार रिपीट कर दो, -4 5, करो फटाफट। देखो इसको 1/2, इन दोनों का गुणनफल माइनस का 28, माइनस में इन दोनों का गुणनफल 0, फिर प्लस 0 गुणा -5 0, माइनस में इन दोनों का गुणनफल 35, फिर प्लस इन दोनों का गुणनफल -10, माइनस में इन दोनों का गुणनफल 20, फिर प्लस इन दोनों का गुणनफल -20, माइनस में इन दोनों का गुणनफल 8, और ये मापांक लगा दो। तो देखो बेटा अब क्या बन गया, 1/2 मापांक में ये माइनस का 28, फिर ये -35, माइनस का 30 और माइनस का 28। तो देखो 30 और 30 60 5 65, और 28 और 28 हो गए 56, तो 60 50 110, 6 और 5 11, तो क्या बन गया 1/2 और ये माइनस में 121। तो ये मापांक है, मापांक की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 121/2 वर्ग इकाई। तो अभी अपन ने दो त्रिभुज बना के फिर उनका क्षेत्रफल निकाल के दोनों का योग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था, और अभी अपन ने इससे डायरेक्ट कर लिया तब भी उतना ही आ रहा है। तो 4 के लिए तो आपने मान लो अपने विकर्ण खींच लिया था, अब जैसे 5 है तो इसमें फिर कितने त्रिभुज बनाओगे, एक तो ये बनाना पड़ेगा, फिर एक ये बनाना पड़ेगा, एक ऊपर वाला 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। और अगर आप इससे करोगे कंपटीशन में आ गया तो 1 ही मिनट में हो जाएगा आराम से। तो ये अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया बेटा। ये अलग से कंसेप्ट था बहुभुज के क्षेत्रफल का, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 अलग अलग प्रकार के प्रश्न करके देख लेना आप, इसमें अच्छे से कमांड हो जाएगी।
अब बच्चों 10.1 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखिए। 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y के अनुदिश इस प्रकार है कि y के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसका मतलब क्या है, उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, समान लंबाई की हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 2a। और जो आधार है वो, अब त्रिभुज का आधार, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं बेटा किसी भी आप भुजा को क्या मान सकते हो, आप आधार मान सकते हो। समद्विबाहु त्रिभुज में तो आधार क्या होता है, समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होंगी, तो जो तीसरी भुजा होती है उसको आधार बोलते हैं। तो इसमें तो किसी को मान लो आप आधार। y के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो माना समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 2a इकाई हैं। माना त्रिभुज ABC की भुजा AB y के अनुदिश इस प्रकार है कि, किस प्रकार है कि AB का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, कि AB का मध्य बिंदु मूल बिंदु O पर है। अर्थात क्या हो जाएगा, OA बराबर OB बराबर A। अब अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये कार्तीय तल है, x O x डैश, y O y डैश। अब मैंने मान लिया जो समबाहु त्रिभुज है बेटा, उसकी भुजा AB ये है, ये A ये B। अब ये कुल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, 2a। तो इसका मतलब ये वाली लंबाई OA भी A हो जाएगी और OB भी A हो जाएगी। क्यों, क्योंकि O तो मूल बिंदु मध्य बिंदु है। अब तीसरा शीर्ष C कहाँ पर होगा बेटा, x पे विद्यमान होगा। क्यों होगा,
क्योंकि शीर्ष से डाला गया जो लंब है वो सम्मुख भुजा का लंब समद्विभाजक हो गए। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है अपने को, क्या पता है लंब है, एक्स एक्स वाई एक्स के लंबवत है, ओ क्या है ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि जो शीर्ष सी है किसका, समबाहु त्रिभुज एबीसी का, वो कहाँ स्थित होगा, एक्स एक्स पे स्थित होगा। अब ये एक्स एक्स पे स्थित है तो एक्स एक्स पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, एक्स कोमा 0 के रूप में होते हैं। AC की लंबाई कितनी 2a, BC की लंबाई कितनी 2a, समबाहु त्रिभुज है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना अपने को, OC की लंबाई ज्ञात करनी है, जिससे क्या आ जाए C के निर्देशांक। अब देखो किसी के मन में विचार आया होगा सर ये C आपने इधर ही क्यों लिया, इस साइड क्यों नहीं लिया। बिल्कुल बेटा इधर भी हो सकता है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से भी बन सकता है, जिसमें देखो आधार तो क्या है पहले से ही AB है, भुजा की लंबाई भी उतनी है, तो 2a और 2a, AC डैश और BC डैश इस प्रकार से अपने को मिल सकते हैं। तो ये जो स्थिति दे रखी है, इस स्थिति के लिए कितने समबाहु त्रिभुज संभव बेटा, 2, ABC और ABC डैश। तो अपने को तो C और C डैश के निर्देशांक मिलते ही क्या हो जाएंगे, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात हो जाएंगे। तो इस बिंदु A के शीर्ष क्या हो जाएंगे निर्देशांक, ये वाई एक्स है, वाई एक्स पे क्या होता है x 0 होता है। तो और ये यहाँ से मूल बिंदु से लंबाई कितनी है, दूरी a, तो ये 0, a, ये दूरी कितनी है a, लेकिन ये ऋणात्मक वाई एक्स पे है, तो b के निर्देशांक क्या होंगे 0, -a। अब c की बारी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इसमें। समकोण त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, AO का वर्ग प्लस में OC का वर्ग। अपने को चाहिए क्या, OC का वर्ग ज्ञात करना है, तो OC का वर्ग कितना हो जाएगा, AC का वर्ग माइनस में OA का वर्ग। AC कितनी है 2A, तो 2A का वर्ग माइनस में A का वर्ग, ये हो गया 4A² माइनस A² बराबर में 3A²। और जैसे ही मैं OC ज्ञात करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस √A। तो यहाँ पे O से जब C आएंगे तो धनात्मक x अक्ष पे है, तो क्या लेंगे √3a, और जब O से C डैश जाएंगे तो ये कहाँ पे है, ऋणात्मक x अक्ष पे है, तो C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, √3a, 0 तथा C डैश के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -√3a, 0। अब अपने को तो करना क्या है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो अतः समबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्या हो जाएंगे, एक शीर्ष तो है 0, a, दूसरा शीर्ष बेटा 0, -a, और तीसरा शीर्ष क्या हो जाएगा, अब C और C डैश को एक साथ लिख रहा हूं कंबाइन फॉर्म में, प्लस माइनस √3a, 0 है। तो ये अपना प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो